नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रायबरेली उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। शादीशुदा संतोष का दिल अपने दोस्त की बहन रेखा पर आ गया। उसे पाने के लिए उसने एक चाल चली। उस चाल में उसकी मनोकामना तो पूरी हो गई, पर रामकुमार बेवजह मारा गया। सुबह के करीब 10:30 बजे रायबरेली के पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे जैसे ही अपने कार्यालय के सामने गाड़ी से उतरे, बूढ़ा चंद्रपाल यादव अपनी पत्नी जनक दुलारी के साथ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उन पर कोई भारी विपत्ति आई है। चंद्रपाल ने कांपते स्वर में कहा, साहब, पिछले 1 महीने से हमारा जवान बेटा रामकुमार लापता है। हमने उसे बहुत ढूंढा, थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराश होकर अब आपके पास आया हूँ। बात पूरी होते ही पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने चंद्रपाल का हाथ थामकर सांत्वना देते हुए कहा, आप अंदर आइए, हमसे जो हो सकेगा हम आपकी सहायता करेंगे। एसपी साहब ने वहां खड़े संतरी को उन्हें अंदर लेकर आने का इशारा किया। साहब का इशारा पाते ही एक सिपाही दोनों को अंदर ले गया। पांडे जी ने दोनों को प्यार और सम्मान के साथ बैठाकर उनकी पूरी बात सुनी। चंद्रपाल यादव उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली थाना बधोकर के गांव बेलहिया का रहने वाला था। वैसे तो इस गांव में सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यादवों की संख्या कुछ ज्यादा है। गांव के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी खेती किसानी पर निर्भर है। चंद्रपाल के परिवार में पत्नी जनक दुलारी के अलावा 2 बेटे थे, श्याम कुमार तथा राम कुमार, और एक बेटी थी श्यामा। श्याम कुमार और श्यामा की शादी हो चुकी थी। श्यामा अपनी ससुराल में रहती थी, जबकि श्याम कुमार अपने परिवार के साथ माँ बाप से अलग रहता था। एक तरह से राम कुमार ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था। 14 जनवरी 2013 की रात राम कुमार खा पीकर घर में सोया था, लेकिन सुबह को वो गायब मिला। 15 जनवरी की सुबह से ही चंद्रपाल ने 23 साल के राम कुमार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कोई रास्ता ना देख चंद्रपाल ने थाना बधोकर में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने 2-4 दिन इधर उधर देखा, उसके बाद वो भी शांत होकर बैठ गई। धीरे धीरे महीना भर से ज्यादा बीत गया। जब रामकुमार का कुछ पता नहीं चला तो गांव वालों ने चंद्रपाल को शहर जाकर कप्तान साहब से मिलने की सलाह दी। इसी के बाद चंद्रपाल पत्नी के साथ एसपी राजेश पांडे से मिलने आया था। एसपी साहब ने उसे सांत्वना देते हुए कहा था कि वे लोग परेशान ना हो, वे जल्द से जल्द उनके बेटे के बारे में पता लगवाने की कोशिश करेंगे। एसपी के इस आश्वासन पर चंद्रपाल और उसकी पत्नी जनक दुलारी को काफी राहत महसूस हुई। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से छानबीन शुरू की। एसपी राजेश पांडे के निर्देश पर थाना बधोकर पुलिस, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल भी सभी सक्रिय हो गए। उन दिनों थाना बधोकर के थाना प्रभारी आरपी रावत थे। वो अपनी पुलिस टीम के साथ राम कुमार की खोज में लग गए। ये देखकर पुलिस से नाउम्मीद हो चुके चंद्रपाल को लगा कि शायद अब उनके बेटे के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन पुलिस की तत्परता के बावजूद दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। राम कुमार का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे पुलिस ने लाख युक्ति लगाई, लेकिन कोई भी युक्ति काम नहीं आई। गांव वालों की ही नहीं, पुलिस की भी समझ में नहीं आ रहा था कि राम कुमार को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। राम कुमार के पता न चल पाने से एसपी भी हैरान थे। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा है। गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। गांव वालों के अनुसार वह अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसका चाल चरित्र भी ऐसा नहीं था कि उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचा जाता। हर कोई रामकुमार को लेकर परेशान था कि उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि रामकुमार के लापता होने का रहस्य अपने आप खुल गया। 26 जुलाई की रात इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बेलहिया गांव में पानी ही पानी भर गया। चंद्रपाल के घर में भी पानी भर गया था।
घर का पानी निकालने के लिए चंद्रपाल नाली बना रहा था तो जनक दुलारी ने कहा, रामू के बाबा, रामू के कमरे में भी पानी भर गया है, उसमें रखा तख्त सरका देते तो मैं वहां का पानी भी बाहर निकाल देती। राम कुमार का अपना अलग कमरा था। जब से वो गायब हुआ था जनक दुलारी उस कमरे में कम ही जाती थी, क्योंकि उसमें राम कुमार का सारा सामान रखा था, जिसे देखकर उसे बेटे की याद आ जाती थी। इसी वजह से चंद्रपाल का भी उस कमरे में जाने का मन नहीं करता था। इसलिए उसने टालने वाले अंदाज में कहा, ऐसे ही काम चल जाए तो चला लो, मेरा उस कमरे में जाने का मन नहीं करता है। मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन कच्ची दीवार है, पानी भरा रहेगा तो दीवारें गिर सकती है। चंद्रपाल तख्त हटाने के लिए कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि तख्त के नीचे की मिट्टी अंदर धसी हुई है, वहां गड्ढा सा बना हुआ था। उस गड्ढे को देखकर चंद्रपाल को हैरानी हुई, क्योंकि वो कोठरी काफी पुरानी थी, उसकी जमीन काफी मजबूत थी, उसमें इस तरह का गड्ढा खुद ब खुद नहीं हो सकता था। बहरहाल उसने जैसे ही तख्त हटवाया, उसे जो दिखाई दिया उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गड्ढे की धसी हुई मिट्टी में सड़ा गला एक इंसानी हाथ दिखाई दे रहा था। चंद्रपाल ने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की तो थोड़ी ही देर में उसके बेटे राम कुमार का शव निकल आया। राम कुमार का शव निकलते ही चंद्रपाल बदहवास सा चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर जनक दुलारी और आस पड़ोस के लोग भी आ गए। राम कुमार के सड़े गले शव को देखकर घर में कोहराम मच गया। गांव वाले भी हैरान थे। बहरहाल राम कुमार के शव मिलने की सूचना थाना भदोकर पुलिस को दे दी गई। वहां से ये सूचना एसपी राजेश पांडे को दी गई। पुलिस के लिए ये सूचना हैरान करने वाली थी। आनन फानन में थाना भदोकर के थाना प्रभारी राम राघव सिंह, सिपाही कन्हैया सिंह और अमरचंद्र शुक्ला को साथ लेकर गांव बेलहिया आ गए। थोड़ी ही देर में पुलिस एसपी राजेश पांडे भी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने सावधानी से शव को गड्ढे से बाहर निकाला। वो पूरी तरह से सड़ गल चुका था। शव के साथ लाल रंग का एक दुपट्टा मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद अन्य कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रायबरेली भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राम कुमार की हत्या गला दबाकर की गई थी। महीनों पहले हुई हत्या का मामला था, इसलिए पुलिस के लिए ये चुनौती जैसी थी। हत्या की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। शव घर के अंदर मिला था, साफ था, हत्या घर के अंदर ही की गई थी। ऐसी स्थिति में इस मामले में घर वालों का ही हाथ हो सकता था, लेकिन घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे। वे अपने बेटे की हत्या क्यों करते, जबकि वही उनका सहारा था। वैसे भी वो ऐसा नहीं था कि माँ बाप उससे परेशान होते। पुलिस ने हत्यारों तक पहुंचने के लिए जब चंद्रपाल और जनक दुलारी से विस्तार पूर्वक पूछताछ की तो उन्होंने एक बात ऐसी बताई जिस पर पुलिस को संदेह हुआ। पति पत्नी ने पुलिस को बताया था कि जिस रात राम कुमार गायब हुआ था, उस रात उनके रिश्ते का एक भांजा संतोष आया हुआ था। वो पंजाब से एक लड़की लेकर आया था, जिसकी शादी वो राम कुमार से कराना चाहता था। पुलिस ने जब चंद्रपाल से उनके भांजे संतोष के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पंजाब के अंबाला शहर में रहता है। पुलिस को उस पर संदेह हो रहा था, इसलिए पुलिस उससे ही नहीं उस लड़की से भी पूछताछ करना चाहती थी जो उसके साथ आई थी। एसपी राजेश पांडे ने चंद्रपाल के भांजे संतोष और उसके साथ आई लड़की को रायबरेली लाने के लिए एक पुलिस टीम अंबाला भेज दी। पुलिस ने दोनों को रायबरेली लाकर पूछताछ की तो 11 महीने पुराने राम कुमार हत्याकांड से पर्दा उठ गया। उन दोनों ने राम कुमार की हत्या की जो कहानी पुलिस को सुनाई थी वो इस प्रकार से थी। रायबरेली के ही थाना डलमऊ के गांव ठाकुर द्वारा का रहने वाला दिनेश कुमार अपने साले संतोष कुमार के साथ पंजाब के अंबाला शहर में रहता था। वहां दोनों एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री में नौकरी करते थे। दोनों ने पंजाबी बाग मोहल्ले में किराए का एक कमरा ले रखा था, जिसमें वे एक साथ रहते थे। उसी मोहल्ले में पटना की साधु बस्ती का रहने वाला रमेश कुमार यादव भी रहता था। वो कृषि कार्य की मशीनें बनाने के कारखाने में काम करता था।
रमेश के साथ उसका परिवार भी रहता था। रमेश के परिवार में पत्नी सुधा, 10 साल का बेटा राजू और 20 साल की बहन रेखा थी। एक मोहल्ले में रहने की वजह से और एक ही जाति का होने की वजह से दिनेश और रमेश की पहले जान पहचान हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। बीच में दिनेश के साले संतोष की नौकरी छूट गई तो रमेश ने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी थी। इसके बाद संतोष से भी रमेश की दोस्ती हो गई थी। अक्सर सभी एक साथ बैठते और एक दूसरे का सुख दुख बांटते। ऐसे में ही एक दिन रमेश ने कहा, भाई दिनेश, सब तो ठीक है, मुझे चिंता रेखा की है। समझ में नहीं आ रहा कि उसकी शादी कहाँ करूं, क्योंकि गांव से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया है। रमेश भाई, परदेश में आपने हमारी बहुत सहायता की है, मैं इस मामले में आपकी सहायता कर सकता हूँ। दरअसल संतोष के एक मामा है चंद्रपाल, वो रायबरेली के नज़दीक बेलहिया गांव में रहते हैं। उनका खाता पीता परिवार है, उनके पास खेती की ठीक ठाक जमीन है। उनका बेटा रामकुमार आपकी बहन रेखा के लिए एकदम ठीक है, जाति बिरादरी भी एक है। आप कहे तो मैं बात चलाऊं, दिनेश ने कहा। दिनेश भाई, तुम कहे तो ठीक रहे हो, लेकिन परेशानी ये है कि मेरी बहन कई सालों से यहाँ शहर में हमारे साथ रही है, वो गांव में कैसे रहेगी। रमेश ने अपनी परेशानी बताई तो दिनेश ने कहा, रमेश भाई, आप भी कैसी बातें करते हैं, ना जाने कितने लोगों को आपने नौकरी दिलवाई है। शादी के बाद बहनोई को भी यहीं बुला लेना, उसके बाद आपकी बहन यहीं रहेगी। दिनेश की बात रमेश को सही लगी। इसके बाद उसने अपनी पत्नी सुधा से बात की तो उसने भी हामी भर दी। इसके बाद तो दिनेश और संतोष से रमेश की और भी गहरी दोस्ती हो गई। रमेश की बहन रेखा की उम्र 20 साल थी। उसका गोल चेहरा, बोलती आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। संतोष तो उसे देखकर पागल सा हो गया था। अब वो अक्सर रमेश के घर आने जाने लगा। उसकी पत्नी को वो भाभी कहता था। अगर रेखा वहां होती तो वो उसकी शादी की बात छेड़ देता। वो अपने मामा के बेटे राम कुमार की खूब तारीफें करता था। ऐसी ही बातों के बीच एक दिन सुधा ने कहा, आप मेरी ननद को तो देख ही रहे हैं, इसका दूल्हा भी इस जैसा है कि नहीं। अगर दूल्हा सुंदर न हुआ तो रेखा उसके साथ नहीं जाएगी, बारात को बिना दुल्हन के ही जाना होगा। ऐसा नहीं होगा भाभी जी, राम कुमार भी कम सुंदर नहीं है, एकदम हीरो लगता है, लड़कियां उस पर फिदा है। अच्छा तो ये बताओ कि वो मेरी रेखा को पसंद कर लेगा या फिर नहीं। सुधा ने हंसते हुए पूछा। रेखा भी कहाँ कम है। संतोष ने रेखा की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, एकदम हीरोइन लगती है। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो खुद ही इससे शादी कर लेता। रेखा का दीवाना हो चुका संतोष रेखा की तारीफों के कसीदे काढ़ने लगा था। दरअसल वो किसी भी तरह रेखा के नजदीक जाना चाहता था। दिल फेंक संतोष जानता था कि लड़कियों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, इसलिए वो उसकी तारीफ करके उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो किसी भी तरह रेखा को पाने के सपने देखने लगा था और किसी भी तरह अपने उसी सपने को पूरा करने का ताना बाना बुन रहा था। रमेश, दिनेश और संतोष जब भी मिलते रेखा की शादी को लेकर चर्चा जरूर होती। ऐसे में ही एक दिन दिनेश और संतोष ने रमेश की रायबरेली के रहने वाले अपने रिश्तेदार चंद्रपाल से बात भी कराई। इसके बाद संतोष ने कहा, मामा आप चिंता ना करें, अगले हफ्ते मैं आ रहा हूँ। अपने साथ आपकी होने वाली बहू को भी ले आऊँगा। आप लोग उसे अपने घर रखकर कायदे से देख लेना। चंद्रपाल अपने बेटे राम कुमार के लिए लड़की तलाश ही रहा था। संतोष और दिनेश ने इस रिश्ते की बात की तो उसने हामी भर दी। संतोष रमेश का विश्वास पात्र था। उसने जब रेखा को दिखाने के लिए उसे अपने साथ अपने गांव ले जाने की बात की तो वो इनकार नहीं कर सका। दिसंबर 2012 के आखिरी हफ्ते में संतोष रेखा को साथ लेकर अपने गांव जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने रेखा को अकेली पाकर उससे खूब प्यार भरी बातें की। बहाने से उसके संवेदनशील अंगों को भी छुआ, लेकिन रेखा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही। इससे संतोष की हिम्मत बढ़ गई। घर जाकर उसने रेखा को अपनी पत्नी रमा और 3 साल की बेटी सुमन से मिलवाया। संतोष ने रमा को बताया कि रेखा को
वो बेलहिया के रहने वाले मामा के बेटे राम कुमार से शादी कराने के लिए लाया है। रमा को इसमें क्या परेशानी हो सकती थी। उसने रेखा की खूब आवभगत की, लेकिन घर में रहते हुए रेखा और संतोष एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही खुल गए। एक दिन मौका मिलने पर संतोष ने रेखा को बाहों में भर लिया। थोड़ी नानुकुर के बाद रेखा ने भी स्वयं को उसे समर्पित कर दिया। इसके बाद जब भी मौका मिलता संतोष और रेखा अपनी इच्छा पूरी करते। संतोष और रेखा मिलते तो थे सबकी नजरें बचाकर, लेकिन उनके हाव भाव से रमा को उन पर शक हो गया। इसकी एक वजह ये थी कि रमा को अपने पति की फितरत पता थी। उसने रेखा को अपने घर में रखने से मना किया तो संतोष ने उसे अपने मामा चंद्रपाल के यहाँ बेलहिया पहुंचा दिया। अपनी होने वाली ससुराल देखकर और होने वाले पति से मिलकर रेखा खुश थी। संतोष ने वहां पहुंचकर चंद्रपाल से कहा था, मामा तुम्हारी होने वाली बहू ले आया, कुछ दिन रखकर देख लो। मैं 10 दिन बाद अंबाला जाऊंगा, तब इसे साथ ले जाऊंगा। चंद्रपाल ने रेखा को अपने घर में रख लिया। राम कुमार अपने होने वाली पत्नी से बातचीत तो करता था, लेकिन संतोष की तरह कभी उसके नज़दीक जाने की कोशिश नहीं की थी। वो सोचता था कि जो काम शादी के बाद होता है उसे शादी के बाद ही होना चाहिए। रेखा को मामा के यहाँ छोड़कर संतोष अपने घर तो लौट गया, लेकिन जल्दी ही उसे रेखा की याद सताने लगी। 2-3 दिन तो उसने किसी तरह बिताए, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो वो मामा के घर आ गया। रेखा चंद्रपाल के यहाँ घर के अंदर वाले कमरे में लेटती थी, जबकि रामकुमार अपनी माँ जनक दुलारी के साथ वाले कमरे में सोता था। संतोष के सोने की व्यवस्था रामकुमार वाले कमरे में की गई थी। रात में जब संतोष को लगा कि रामकुमार सो गया है तो वो चुपके से उठा और रेखा के कमरे में जा पहुंचा। रेखा ने उसे मना किया तो उसने कहा, यहाँ सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इतनी दूर मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। रेखा मान गई तो संतोष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच अचानक रामकुमार की आंख खुल गई तो उसे रेखा के कमरे से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने संतोष का बिस्तर टटोला तो वो गायब था। रामकुमार सारा माजरा समझ गया। वो उठकर सीधे रेखा के कमरे में जा पहुंचा। उसने वहां जो देखा उसे देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने उन दोनों से इतना ही कहा, तुम लोगों पर भरोसा करके मैंने शादी के लिए हामी भर दी थी, लेकिन ये सब देखकर मेरा इरादा बदल गया है। निश्चिंत रहो, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। तुम लोग चुपचाप अपने घर चले जाना। उन दोनों को चेतावनी देकर रामकुमार अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। रामकुमार की इस धमकी से रेखा और संतोष सन्न रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। पल भर सोच विचार करके रेखा बोली, तुम शादीशुदा हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चिंता की बात यह है कि अंबाला लौटकर हम भैया भाभी को क्या जवाब देंगे कि रामकुमार शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगर रामकुमार ने ये बात सबको बता दी तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये सुनकर संतोष परेशान हो उठा। वो कुछ सोचकर बोला, अगर रामकुमार ना रहे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रात में क्या हुआ था। इसका हल अब यही है कि हम उसे खत्म कर दे। इससे सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। मार तो देंगे, लेकिन उसके शव का क्या करेंगे। रेखा ने चिंता जाहिर की तो संतोष बोला, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। उस समय रात के करीब 12 बज रहे थे। रेखा और संतोष दबे पांव रामकुमार के कमरे में पहुंचे। तब तक वो सो गया था। संतोष ने रेखा का दुपट्टा लेकर फुर्ती से रामकुमार के गले में डाला और जल्दी से कस दिया। रामकुमार छटपटाकर मर गया। इसके बाद दोनों शव को उसी कमरे में ले आए जहां थोड़ी देर पहले रंग रलिया मना रहे थे। उन्होंने तख्त हटाकर वहां 3 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें शव डालकर मिट्टी भर दी। सारा काम निपटाकर संतोष ने कहा, रेखा हमें यहाँ 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, अन्यथा लोग हम पर शंका करेंगे। जब मामला शांत हो जाएगा उसके बाद अंबाला चले जाएंगे, लेकिन शव से बदबू आने लगेगी तो हमारा राज खुल जाएगा। रेखा ने आशंका व्यक्त की, तुम बेकारी परेशान हो रही हो। आज मुझे यहाँ किसी ने आते देखा तो है नहीं, केवल रामकुमार जानता था।
वो रहा नहीं। कल मैं 5-6 किलो नमक ले आऊंगा, उसे डाल देंगे तो सब गल जाएगा और बदबू नहीं आएगी। ये कहकर संतोष रात में ही अपने गांव चला गया। सुबह किसी ने रामकुमार की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी तलाश शुरू हुई। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामकुमार गायब है। रेखा भी घर वालों के साथ रामकुमार की तलाश में लगी थी। चंद्रपाल ने संतोष को रामकुमार के गायब होने की बात बताई तो वो भी उसकी तलाश के बहाने बेलहिया आ गया। जब सब सो गए तो वो रेखा के कमरे में गया और रामकुमार के शव पर पड़ी मिट्टी हटाकर अपने साथ लाया नमक उस पर डालकर ठीक से मिट्टी फैलाकर गड्ढा बंद कर दिया। इसके बाद उसके ऊपर तख्त डाल दिया। उस कमरे में अंधेरा रहता था, इसलिए किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया कि वहां गड्ढा खोदा गया है। घर में अब रामकुमार की माँ जनक दुलारी ही रह गई थी। ऐसे में उन्हें किसी का डर नहीं था, इसलिए संतोष रामकुमार के शव के ऊपर पड़े तख्त पर रेखा के साथ हर रात रंगरलियां मनाने लगा। चूंकि उन्हें इसके बाद इस तरह का मौका फिर से मिलने वाला नहीं था, इसलिए इसका वे भरपूर लाभ उठा रहे थे। रामकुमार का जब कई दिनों तक पता नहीं चला तो चंद्रपाल ने थाना भदोकर में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने भी 2-4 दिन तक रामकुमार को इधर उधर खोजा। जब उसके बारे में कुछ पता नहीं चला तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई थी। अब तक सभी को यकीन हो गया था कि रामकुमार घर छोड़कर कहीं चला गया है। उधर जब संतोष को पूरा यकीन हो गया कि गांव और घर वालों ने रामकुमार को लापता मान लिया है, तो वो रेखा को लेकर वापस अंबाला चला गया। वहां उसने रामकुमार के गायब होने की बात बताकर रेखा और रामकुमार की शादी वाली बात खत्म कर दी। बाद में संतोष को रेखा से भी डर लगने लगा कि कहीं वो किसी से सच्चाई ना बता दे। इससे बचने के लिए उसने रेखा की शादी भोपाल के कटरा सुल्तान के रहने वाले राम गोपाल यादव से करा दी। राम गोपाल उसी के साथ नौकरी करता था। इसके बाद संतोष निश्चिंत हो गया, क्योंकि उसने फंसने के सारे रास्ते साफ कर दिए थे। वो समय समय पर फोन करके रामकुमार के पिता चंद्रपाल से उसका हालचाल लेता रहता था। लेकिन रामकुमार का शव मिला तो पुलिस ने चंद्रपाल से विस्तार से पूछताछ की। उसने उस रात घर में रेखा और संतोष के होने की बात बताकर उनके बारे में भी सारी बातें बता दी थी। पुलिस को रेखा और संतोष पर संदेह हुआ तो अंबाला जाकर दोनों को पकड़ लिया गया। पहले तो वे आनाकानी करते रहे, लेकिन पुलिस ने अंततः सारी सच्चाई उगलवा ही ली। रेखा और संतोष ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो थाना भदोकर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।